आज हम लोग सीटेट के लिए महत्वपूर्ण थ्योरी कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत को देखेंगे। कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत थ्योरी को कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। यह थ्योरी कहीं न कहीं पियाजे के नैतिक सिद्धांत से, पियाजे के नैतिक मूल्यों पे जो एक थ्योरी आई थी उससे ये प्रेरित थ्योरी थी, मतलब उसी से इंस्पायर्ड होकर के कोलबर्ग ने भी ये थ्योरी बनाया था। तो कोलबर्ग के बारे में हम लोग जानते हैं कि कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे, इस चीज़ को याद रखिएगा कि कोलबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और नैतिकता का जो मतलब होता है, चूँकि नैतिक थ्योरी है तो नैतिकता का जो मतलब होता है, नैतिकता का जो अर्थ होता है सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, सही और गलत के मध्य अंतर स्पष्ट करना। जैसे कभी कभी हम लोग एग्ज़ाम में ही जाते हैं तो कोई क्वेश्चन नहीं आता रहता है और चोरी कर लेते हैं, तो ये जो चोरी करना है ये गलत है। उसी में कुछ बच्चे उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि उसमें नैतिक मूल्यों जो होता है, नैतिक मूल्य जो होता है उसका हाई होता है, इसीलिए वो छोड़ देगा, गलत काम को वो नहीं करेगा। तो सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करना क्या है, नैतिकता है। छात्रों के लिए क्या नैतिक है या अनैतिक है, इसका निर्धारण नैतिक मूल्यों के विकास द्वारा ही किया जाता है। इसका मतलब हुआ कि जिस छात्र में जितना अधिक नैतिक मूल्य का विकास रहेगा, मतलब अच्छे बुरे की समझ रहेगी, वो उतना ज़्यादा नैतिक होगा, मतलब अच्छे बुरे की पहचान कर पाएगा। कोलबर्ग के अनुसार छात्रों में नैतिकता का विकास जन्मजात नहीं बल्कि समाज से होता है। इस बात को आपको समझना होगा कि ये जो नैतिकता है ये जन्मजात नहीं होता है, किसी में जन्मजात नहीं होता है। इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे, जन्मजात नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, समाज द्वारा डेवलप होता है। जब बच्चा पैदा होता है, समाज में जाता है, माँ बाप के साथ रहता है, भाई बहनों के साथ रहता है, आस पड़ोस के साथ रहता है, तब उसमें नैतिकता का विकास चालू होता है। तो नैतिकता जन्मजात नहीं है, बाई बर्थ नहीं मिलता है, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। वह अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए तीन, मतलब ये जो यहाँ पे कहा गया है कि कोलबर्ग ने जो है अपने सिद्धांत को तीन अवस्थाओं में बांटा है। कितनी अवस्थाओं में, मतलब तीन लेवल में बांटा है, और हर लेवल में दो दो चरण हैं, मतलब दो दो स्टेज है। तीन चरण है और दो स्टेज है, हर लेवल में दो स्टेज, तो दो स्टेज है। तो टोटल कितना हो गया, तीन चरण है, मतलब तीन लेवल, दो दो स्टेज, तीन दूना छः चरण, मतलब 6 लेवल में उन्होंने बांटा है। और इसी को सार्वभौमिक यूनिवर्सल, मतलब अपने सिद्धांत को उन्होंने सार्वभौमिक यूनिवर्सल मानते हैं। ये जो तीन लेवल अपने सिद्धांत में उन्होंने दिया है, वो अपने सिद्धांत द्वारा दिए गए तीन लेवल और 6 चरणों को सार्वभौमिक मानता है, यूनिवर्सल मानता है, मतलब यह सभी पे लागू होने वाला है। इसी को कहते हैं यूनिवर्सल, इससे कोई नहीं बच सकता है। तो नैतिकता छात्रों के भावात्मक स्वरूप का अंग होता है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, भावात्मक स्वरूप का अंग होता है। कोलबर्ग अपने परीक्षण के लिए जो है ना, कोलबर्ग जो भी परीक्षण किया था उसके लिए उन्होंने कथाओं और कहानियों, मतलब कहानियों का उपयोग किया था। वो बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे और फिर उससे रिजल्ट आउटपुट लेते थे कि उसके आंसर के बाद वो निष्कर्ष पे पहुँचते थे कि रिसर्च का नतीजा क्या निकला या रिसर्च का रिज़ल्ट क्या आया। तो जैसे इसमें भी एक कहानी हमने पेश किया है जो काफ़ी फेम कहानी है, इससे क्वेश्चन भी पूछता है कि एक लेडीज़ थी, एक औरत थी यूरोप की, वो बहुत ज़्यादा बीमार थी और उसका पति हिंस था। हिंस ने क्या किया कि डॉक्टर के पास उसे ले करके गया, तो डॉक्टर ने उसे कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका मात्र एक इलाज है, एक दवा है जो एक आदमी के पास मौजूद है, मतलब केमिस्ट है या कोई भी है, उसके पास वो दवा है और उसी से ये ठीक हो सकती है, उसके अलावा दवा नहीं मिलेगी। तो जब हिंस उसके पास जाता है तो वो दवा मान लो कि $200 की होती है, तो वो आदमी उससे $2000 मांगता है, मतलब सीधा 10 गुना ज़्यादा। हिंस के पास $1000 के आसपास उस वक्त होता है, तो उसे एक टाइम का भी खुराक नहीं मिल पाएगा। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करता है वो केमिस्ट से, दुकानदार से, काफ़ी मेडिकल स्टोर से काफ़ी रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो देने को तैयार नहीं होता है। अब हिंस दुविधा में फंस जाता है कि क्या करे, दवा नहीं मिलेगी तो पत्नी मर जाएगी और दवा मिल नहीं रही है। तो हिंस ने फैसला किया वहाँ पे कि हमें किसी तरह भी इस दवा को अब चुराना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था, उसे पत्नी की जान बचानी थी। तो वहाँ पे एक फ़ैसला लेता है और वो दवा को चुरा लेता है किसी तरह से, दुकान तोड़ करके, जैसे भी हो, बाद में हो, रात में हो, वो दवा को मतलब चुरा लेता है। तो उसी से अब वो बच्चों से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और फिर एक निष्कर्ष पे निकलते हैं। तो इस कहानी से दो चीज़ आपको पता चलेगा। एक होता है मोरल डायलेमा,
कि जैसे हिंज एक मोरल डायलेमा में फंस गया कि हमें दवा चुरानी चाहिए या बिना दवा लिए जानी चाहिए। अगर बिना लिए दवा जाते हैं, दवा लिए बिना अगर चले जाते हैं तो वाइफ मर जाएगी, पत्नी मर जाएगी, और अगर दवा लेते हैं तो हमें कुछ गलत कदम उठाना पड़ेगा। तो वो एक डायलेमा में फंस जाता है कि उसे चोरी करना पड़ेगा दवा लेने के लिए, और अगर दवा नहीं लेता है तो पत्नी मर जाएगी। तो इसी को कहते हैं डायलेमा, नैतिक दुविधा। कि कभी कभी क्या होता है कि हम गलत और सही के बीच फैसला लेने में दुविधाओं में फंस जाते हैं। सही और गलत के बीच फैसला लेने में, निर्णय लेने में हम कुछ दुविधाओं में फंस जाते हैं, और इसी दुविधा को कहते हैं मोरल डायलेमा। मोरल डायलेमा, नैतिक दुविधा। जैसे हिंस ने चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर चोरी करेगा तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी। अब वो क्या करे? दूसरा आता है उसी में नैतिक तर्कना, मतलब अब जो डायलेमा में फंसा तो उसे कोई ना कोई तो फैसला लेना होगा, या तो नहीं चुराएगा या चुराएगा। तो इसे कहते हैं नैतिक तर्कना, मतलब सही या गलत का चयन करना, सही या गलत का चयन करना। जैसे पत्नी की जान बचाने के लिए उसने क्या किया? चोरी करने का फैसला कर लिया, उसे पुलिस के पकड़ने का डर नहीं रहा। तो ये जो चयन करना है इसी को कहते हैं नैतिक तर्कना, मतलब मोरल रीजनिंग। ये हुआ मोरल रीजनिंग। और जो पहला है नैतिक दुविधा, इसको एकदम याद रखिए। मतलब नैतिक दुविधा मतलब डायलेमा में फंस जाना, मोरल डायलेमा मतलब दुविधा में फंस जाना कि हमें क्या करना चाहिए, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। और उसी पे जब कोई फैसला ले लिया कि हाँ नहीं हमें यही करेंगे, तो उसी को कहते हैं नैतिक तर्कना। तो अब आते हैं कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था। अब इन सब चीज़ों, जब ये इस तरह का क्वेश्चन पूछते थे कहानी सुना करके, तो वो उस रिसर्च में बहुत सारी कहानियाँ उन्होंने बहुत सारे बच्चों को सुनाई और बहुत सारी रिजल्ट लिए। तो वो अपना एक उस पर सिद्धांत बनाए, और इस सिद्धांत को 3 लेवल में बांटे, और हर लेवल में 2-2 स्टेज दिए हैं। तो जो पहला लेवल है वो है प्री कन्वेंशनल लेवल। प्री, इसको याद रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। प्री कन्वेंशनल लेवल, इसी को कहते हैं पूर्व रूढ़िगत नैतिकता। तो पूर्व रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था तो ये जो होता है 4 से लेकर के 10 वर्ष तक चलती है। कितना से? 4 साल से 10 साल तक। प्री कन्वेंशनल लेवल जो है इसमें 2 स्टेज आएगा। 4 से 10 साल तक चलता है ना, तो उसके अंदर 2 स्टेज आएगा। उस स्टेज के बारे में भी हम देखेंगे। तो ये 4 से लेकर 10 साल तक की अवस्था है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता, प्री कन्वेंशनल लेवल, जो पहला लेवल है। ठीक है। इसमें नैतिक विकास 9 के बराबर होता है। क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो जनरली क्या होता है, दूसरों के डर से ही या इनाम पाने के वजह से या इस तरह की चीज़ों से वो मतलब वो कोई भी नैतिक कार्य करता है, उसको अच्छे बुरे का आइडिया होता नहीं है। लेकिन घर में होता है ना, क्या कभी कभी हम कहते हैं अच्छा तुम ये ले आओ तो ये देंगे, तो बच्चा उस बेस पे काम करता है कि उसे इनाम मिलेगा। कभी कभी होता है कि आप कहिए पानी लाने को, बच्चा पानी नहीं लाया तो आप 2 झापड़ मारते, तो आपके झापड़ के डर से वो पानी लाता है। तो वहाँ पे नैतिक मूल्यों का विकास नहीं रहता है। बच्चे को नैतिकता के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। तो इसी को कहते हैं नैतिक विकास 9 के बराबर होता है। बालक इस अवस्था में सही और गलत के मध्य अंतर को समझने में असमर्थ होता है, जो हम आपको समझा दिए। इस आयु में बालक सही और गलत का चयन किसकी वजह से करता है? दंड पाने के भय से करता है या पुरस्कार पाने की लालसा से करता है, जो अभी हमने समझाया कि उसे कुछ भी मालूम नहीं होता है कि नैतिक मूल्य क्या है। अब दादा बोलेंगे पानी लाने को, तो वो जाएगा, कभी ला देगा। दादा एक टॉफ़ी कहेंगे, चलो एक टॉफ़ी देंगे पानी लाओ, तो वो दौड़ा दौड़ा जाएगा पानी ले आएगा। और कभी उसके मूड में नहीं रहेगा तो नहीं लाएगा, क्योंकि उसको नैतिक मूल्य नहीं मालूम है कि दादा क्या चीज़ है। इस अवस्था को, अब जो ये लेवल है उसको 2 भागों में बांटा गया है। ये जो 4 से 10 साल का लेवल है उसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। पहला भाग है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, दंड और आज्ञा का पालन। तो इसको पहले ही आप समझ गए होंगे कि बालक सही गलत का चयन दूसरे के व्यवहार के अनुसार करता है। मतलब दूसरे के व्यवहार का मतलब समझ गए होंगे कि आप अगर बड़े हैं तो आप उसे अगर डांट देंगे तो उसे डर लगेगा, तो आपके व्यवहार के अनुसार काम करना शुरू कर देता है कि नहीं नहीं पापा डांट देंगे, तो ये चीज़ है, भैया डांट देंगे, ये सब चीज़ होती है। तो उसके डर से वो करता है, मतलब दूसरे के व्यवहार के अनुसार करता है, उसे अपना कोई शौक उक नहीं रहता है। बालक को गलत कार्य करने के लिए दंड का भय होता है और अच्छा काम करने के लिए पुरस्कार या तारीफ सुनने को मिलती है। जो पहला स्टेज यही है कि दंड का भय और अच्छे काम के लिए पुरस्कार। गलत काम के लिए दंड का भय, अच्छे काम के लिए पुरस्कार। उसके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास नहीं रहता है, बस वो दंड के डर से या भय से ही काम करता है, या कोई पुरस्कार मिलेगा उसकी वजह से काम करता है। दूसरा जो स्टेज है प्री कन्वेंशनल लेवल का, देखिए पनिशमेंट एंड ओबीडियंस पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल का, और दूसरा है
सेल्फ एटीट्यूड एंड रिवार्ड्स एटीट्यूड। मतलब 4 से 6 है। तो उसके बाद थोड़ा बड़ा जब बच्चा होता है, मतलब 10 साल के आसपास का होता है, 7 8 9 के बीच में, 8 9 के बीच में जब जाता है, 7 8 9 के बीच में, तो उस वक्त वो उस काम को थोड़ा थोड़ा करने लगता है जिसमें उसकी अपनी अभिरुचि होती है। देखिएगा बच्चे पेंटिंग बहुत करेंगे, तो कोई बच्चे कुछ और करेंगे, नाव बनाएंगे, खिलौना बनाएंगे, तो वो अपने अभिरुचि के अनुसार काम करना शुरू कर देता है और बड़ों के आज्ञा का पालन भी बहुत करता है। इसमें 2 चीज़ याद रखना है कि वो जो है अपनी रुचि के अनुसार काम करता है और बड़ों की आज्ञा का पालन करता है ना। और उस समय में उसे बहुत अधिक कार्य करने का मन करता है, जिससे कार्य को करने में अधिक, अच्छा, वो उसी कार्य को ज़्यादा करेगा जिसमें उसको लगेगा कि इससे हमें कुछ प्राप्त होगा। तो इस चीज़ को भी याद रखना है कि वो वैसे कार्यों को करने में ज़्यादा वक्त लगाएगा जिससे उसको फल की प्राप्ति हो सके। अब देखिएगा बच्चे की तारीफ़, जिस स्कूल में भी जिस सब्जेक्ट में उसकी तारीफ़ ज़्यादा होती है छोटे बच्चों की, वो उसी सब्जेक्ट को लेकर दिन रात पड़ा रहेगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों को हर सब्जेक्ट, हर टीचर को चाहिए कि अपने बच्चों की तारीफ़ करें, उसे इनाम दें और उसको उसका हौसला बढ़ाएं, ताकि बच्चे को लगे कि हमें रिवार्ड्स मिल रहा है और वो उस सब्जेक्ट के लिए भी काफ़ी मेहनत करेगा। तो यहाँ पे है आत्म अभिरुचि प्रतिफल अभियुक्ता, उसको कहते हैं सेल्फ एप्टीट्यूड एंड रिवार्ड एटीट्यूड। मतलब वो जो उसको अच्छा लगता है उसी को ज़्यादा करता है या उस काम को ज़्यादा करेगा जिसमें उसको फल ज़्यादा मिलेगा, मतलब रिवार्ड ज़्यादा मिलेगा, इनाम ज़्यादा मिलेगा। अब आता है दूसरा लेवल, रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, है ना, रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। तो ये हो गया दूसरा लेवल, जिसको कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। कन्वेंशनल लेवल, तो कन्वेंशनल लेवल क्या होता है, 10 से 13 वर्ष तक होता है। इसको भी याद रखिएगा, ये जो दूसरी अवस्था है, लेवल, दूसरा लेवल है, ये क्या है, ये दूसरा लेवल। इस लेवल में भी 2 स्टेज आएंगे। तो इस लेवल में कितना एज रहती है बच्चे की, 10 से 13, एकदम याद रखिएगा। कन्वेंशनल लेवल 10 से 13, और इससे पहले जो था प्री कन्वेंशनल लेवल वो 4 से 10 था। तो इस अवस्था में बालक अधिक सामाजिक होते हैं। यहाँ पे 10 से 13 साल में जो बच्चा होता है वो सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। देखिएगा शादी ब्याह में भी देखिएगा कि गाँव में जब शादी होगी तो इस एज के बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, पानी पिलाने में, खाना खिलाने में, इस तरह की चीज़ों में बहुत हिस्सा लेंगे और बड़ों की बात भी बहुत मानते हैं, तो अधिक सामाजिक होते हैं। बालक अपने कार्यों से समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहता है, वो इस वक्त अपनी इज्जत बनाना चाहता है ताकि अधिक सामाजिक रहे, हर चीज़ों में हिस्सा लेता है ताकि लोग उसका सम्मान करें, लोग समझे कि वो भी एक अच्छा लड़का है। तो बालक अपने कार्यों से समाज में सम्मान प्राप्त करना चाहता है। बालक दूसरों की नैतिकता का अनुकरण करता है, जो अपने से बड़े होते हैं ना, देखिएगा कि छोटा बच्चा कभी डैडू बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है और सभ्यता के करीब जाता रहता है तो उसके घर में अगर लोग बाबूजी बोलते हैं तो वो भी बाबूजी बोलना शुरू कर देता है। उसे लगता है कि घर में यही नैतिकता का एक पहलू है। तो नैतिकता का अनुकरण करता है, मतलब अपने बड़ों से वो नैतिकता सीखता है। वह दूसरे व्यक्ति के मानकों के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाता है। अब जो अपने आस पड़ोस से या अपने घर वालों से देखता है कि क्या इसमें गलत है, क्या सही है, तो वो उस गलत और सही में अंतर जो स्पष्ट करता है, कहीं ना कहीं अपने बड़ों का अनुकरण करके करता है। समाज में जो उससे बड़े होते हैं वो जो करते हैं उसी का अनुकरण वो करते हैं और उसी को बेहतर समझते हैं जिसको समाज एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस अवस्था में आप देख लिए कि 3-4 चीज़ों पे ध्यान देना है। ये अवस्था 10 से 13 वर्ष की होती है। इसमें बच्चा अधिक सामाजिक बनना चाहता है, इसमें बच्चा समाज में अपना सम्मान प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए वो बहुत सारे कार्य करेंगे और नैतिकता का अनुकरण करता है। मतलब ये जो अच्छे बुरे फैसले होते हैं अपने से बड़ों से सीखता है कि कैसे, किस कंडीशन में कैसे लिया जाना चाहिए। व्यक्ति के मानक के अनुसार सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाता है। और ये दूसरे व्यक्ति के मानकों के अनुसार, मतलब समझ ही गए होंगे, तो उसमें भी अंतर स्पष्ट कर उचित निर्णय ले पाता है। अब आता है इसको भी जैसे 2 भागों में बांटा गया है, मतलब 2 स्टेज है इसका। कन्वेंशनल लेवल का 2 स्टेज है। तो एक स्टेज है, इसमें है अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा, होप टू बी गुड बॉय और गुड गर्ल। अच्छा लड़का या लड़की बनने की आशा, तो ये इसके लिए लड़का बहुत काम करता है। इस अवस्था में बालक जो होता है वो अच्छा बनना चाहता है, समाज में वो प्रतिष्ठा पाना चाहता है। इस अवस्था में बालक दूसरों से सम्मान पाना चाहता है, इसको भी याद रखिएगा। वह सदैव अच्छा लड़का बनने या अच्छी लड़की बनने के मार्ग पर चलना चाहता है ताकि लोग उसकी तारीफ़ करें, कहे कि हाँ क्या अच्छा है, तो वो बहुत उस वक्त वो बहुत अच्छे से काम जो भी है आपकी बातों को मानना शुरू कर देगा। दूसरा स्टेज जो है इस लेवल में कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता,
लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन में क्या है कि वह नियम और कानून की सजगता से पालन करना शुरू कर देता है। बालक नियम एवं कानून के प्रति सजग रहते हैं, वो हमेशा चाहता है कि नियम और कानून का उल्लंघन न हो। समस्त नीतियों एवं नीतियों का पालन करने की ओर अग्रसर होते हैं। यही बात है, मतलब नियम और नीतियों का वो पालन करना चाहता है। इस आयु में वह नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करता है। जब पालन करेगा तो अवहेलना नहीं करेगा, समझ ही रहे। जो नियम बन गया है उस नियम को वो खूब सख्ती से पालन करना चाहता है, बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है, दूसरा स्टेज में जो है ना वो नियम और कानून पे मेन है कि नियम का वो पालन करता है। जहाँ स्कूल में जो नियम रहेंगे, घर पे जो नियम रहेंगे, उसका वो पालन करेंगे। अब जो तीसरा लेवल है वो है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। इसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल। ये सबसे उच्च लेवल होता है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था। ये लेवल है, तीसरा लेवल। अभी हम आपको शुरू में ही बताया था कि 3 लेवल होते हैं। कितने लेवल? 3 लेवल। और हर लेवल में क्या होता है, 2 स्टेज होता है। ठीक है, तो ये लेवल है तीसरा। तो टोटल 6 स्टेज होते हैं। तो ये तीसरा लेवल है। यह लेवल जो है वो आता है 13 वर्ष से ऊपर। इस चीज़ को याद रखना कि पहला लेवल था कितना, 4 से लेकर के 10, और दूसरा लेवल कितना था, 10 से 13, और तीसरा लेवल कितना है, देख रहे हैं, 13 से ऊपर। तो प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी लेवल। तो ये 3 लेवल हो गया। यह नैतिकता की एक विकसित अवस्था है, मतलब समझ रहे हैं, ये लास्ट लेवल है। तो इसमें विकसित हो ही जाएगा, बच्चे को पूरी नैतिकता के बारे में लगभग पूरा नॉलेज हो जाता है। इस वक्त बालक नैतिकता के विकास में परिपक्व हो जाता है। वही चीज़ है, परिपक्व मतलब पूरी तरह से उसे सारा नॉलेज इस अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में छात्र समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देता है। समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को, उसका क्या उत्तरदायित्व है, उसको वो प्रमुखता देना शुरू कर देता है कि उसे कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, ताकि उसका भी अच्छा हो और समाज को भी फ़ायदा मिले। इस अवस्था को भी 2 चरण में विभाजित किया गया है। ये चीज़ हर लेवल को 2 चरण में किया गया है, 2 स्टेज में। तो पहला स्टेज क्या है, सामाजिक समझौता की अवस्था, जिसे कहते हैं स्टेज ऑफ सोशल कंस्ट्रक्ट, सामाजिक समझौता की अवस्था। अब इस अवस्था में देखिए क्या होता है, बालक समाज के नीति नियमों को अपनाने लगता है। नीति नियमों को अपनाने लगता है। समाज का जो नीति नियम होता है उसको वो इस वक्त आते आते फॉलो करना शुरू कर देता है। समाज के प्रति अपने व्यक्तित्व एवं व्यवहार में उचित परिवर्तन करने लगता है। वो व्यक्तित्व में भी मतलब अपने अंदर भी परिवर्तन लाना शुरू कर देता है और अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना शुरू कर देता है, ताकि समाज में उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, एक अच्छा परिवर्तन, उचित परिवर्तन करना शुरू कर देता है, ताकि समाज में उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े। बालक पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों के प्रति उत्तरदायित्वों को अपने अंदर समाहित कर लेता है। सामाजिक कार्य आप समझ ही रहे हैं, जैसे शादी ब्याह कैसे करनी चाहिए, त्यौहार किस तरह मनाना चाहिए, लोगों के बीच रिलेशनशिप कैसे रखने चाहिए, तो ये सामाजिक उत्तरदायित्व है। समाज में साफ़ सफाई का ख्याल कैसे होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये है ना, कपड़ों वगैरह का पहनावा, ये सारी चीज़ों पे वो ध्यान देना शुरू कर देता है। तो ये अवस्था मतलब तीसरी अवस्था का पहला स्टेज है। दूसरा स्टेज है सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था। सार्वभौमिक या विवेक की अवस्था, यूनिवर्सल और कॉन्शियसनेस स्टेज। देखिए ये स्टेज जो है ना सबसे ऊपरी स्टेज है, इसलिए इस वक्त जो बच्चे में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। इस वक्त क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि नैतिक मूल्य कुछ और होते हैं और उससे हट के भी कभी कभी फैसला लिया जाता है, जो इसमें आप देखेंगे। जैसे कि इस अवस्था में छात्र ऐसे मानकों का चयन करता है जो शाश्वत सत्य होते हैं, अर्थात जो प्रत्येक स्थिति में परिस्थिति के अनुकूल होते हैं। बालक अपने विवेक एवं आत्मचिंतन की सहायता से सही और गलत के मध्य निर्णय का चयन करता है। इसके लिए ये जो चीज़ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप नियम कानून को तोड़ करके और कुछ काम कर जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे किसी ट्रैफिक में आप फंस गए हो या कहीं पे सिग्नल गिरा हुआ है और कोई बच्चा ऐसा है जो मान लिया रेलवे ट्रैक का सिग्नल गिरा हुआ है, आप सिग्नल तोड़ के तो उस पर जा नहीं सकते हैं या सिग्नल को लांग करके उस पर नहीं जा सकते हैं। लेकिन उसी वक्त ट्रैक पे आपको कोई बच्चा नज़र आ जाए कि वो टहल रहा है, तो ट्रेन आने से उसके कटने का डर आपको होगा और आप क्या करेंगे, नियम का वहाँ पे उल्लंघन करेंगे, अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे और जो नियम कानून है उसका उल्लंघन करके आप रेलवे जो फाटक होता है उसको क्रॉस करके उस बच्चे को आप बचाने की
कोशिश करेंगे। या फिर ऐसा भी होता है कि कभी आप बाएं से चल रहे हैं, अचानक दाएं में किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो आप उस वक्त नियम कानून का उल्लंघन करके आप दाएं की तरफ भागते हैं ताकि उसे बचाया जा सके। तो इस तरह का है ये कि इस अवस्था में आपका चिंतन इतना दूर तक चला जाता है कि आप नियम और कानून को तोड़ देते हैं और एक सही निर्णय पर पहुंचते हैं। यह छात्र की परिपक्वता को दर्शाता है, मतलब बालक की परिपक्वता को यह दर्शाता है। इस स्तर में छात्र अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगता है। अब यहाँ पे है कि अपने चिंतन के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगता है। उसे बहुत सारा नीति है, रीति रिवाज है जो उसे अच्छा नहीं लगेगा तो वो उसे छोड़ देगा, बाकी रीति रिवाज जो है या नीति जो है या नियम जो है उसे वो अपनाएगा। तो इस तरह से कोलबर्ग के जो 6 स्टेज थे और 3 लेवल थे उसके बारे में हम लोगों ने नैतिकता सिद्धांत के अंदर में पढ़ा कि नैतिकता सिद्धांत में कौन से 3 लेवल हैं और 6 स्टेज हैं और सभी स्टेज में क्या क्या काम है। थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं नीचे कि इस सिद्धांत की विशेषता क्या है। तो कोलबर्ग जो है इस सिद्धांत को 6 चरणों में बांटा है, जिसे सार्वभौमिक सत्य का है, मतलब उसे हर लोगों पर लागू होगा। वो 6 चरण मतलब 6 स्टेज में। इसके अनुसार छात्रों के नैतिक मूल्यों का विकास समाज की सहायता से होता है। मतलब ये पहले ही बताया जा चुका है कि जो बालक के नैतिक मूल्य होते हैं उसका विकास किससे होता है, समाज की सहायता से होता है। कोलबर्ग ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 6 चरणों में विभाजित किया, वो आप ऊपर पढ़ चुके हैं। इस सिद्धांत के अनुसार छात्र नैतिकता के आधार पर सही और गलत के मध्य अंतर को स्पष्ट करता है, ये भी आप समझ चुके हैं। कोलबर्ग अपने परीक्षण के लिए किसका इस्तेमाल किया, कथाओं और कहानियों का इस्तेमाल किया। तो इस तरह से करके ये 6 स्तर के 6 जो स्टेज है उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं और जो 3 लेवल हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे देखें और इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन जब हम बनवाएंगे आप इसे अच्छे से एक बार देख लें, और जब देख लेंगे तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। जब देख लेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा। 3 थ्योरी जब आप देख लेंगे तो बाल विकास का लगभग क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि बाकी में कुछ नहीं है, समावेशी विकास या फिर